आप पब्लिक में अक्सर सुनते होंगे कि फ़िलहाल डॉक्टर स्टेरॉइड्स मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। स्टेरॉइड्स मेडिसिन क्या है, इनको किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, इसके बॉडी में क्या नुकसानात हो सकते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक स्टेरॉइड मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेल्टा कार्टिल टैबलेट के बारे में। डेल्टा कार्टिल एक कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है और इसको लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहा जाता है। डेल्टा कार्टिल को लाइफ सेविंग हार्मोन क्यों कहा जाता है, जब मैं इस मेडिसिन की डिटेल बताऊंगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये वाकई लाइफ सेविंग हार्मोन है। डेल्टा कार्टिल में एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेडनिसोलोन होता है और प्रेडनिसोलोन 1955 में एफडीए ने अप्रूव किया और डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये एक इसेंशियल मेडिसिन है और इस मेडिसिन को इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में लिस्टेड किया गया है। प्रेडनिसोलोन की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सिंथेटिकली होती है, यानी इसको मसनूई तौर पर तैयार किया जाता है। हर इंसान के जिस्म में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है और उसको कार्टिसोल कहते हैं और ये एक हार्मोन होता है जो कि एड्रेनल ग्लैंड तैयार करता है। एड्रेनल ग्लैंड हमारी दोनों किडनीज के टॉप पर होते हैं जो कि बॉडी में कार्टिसोल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। कार्टिसोल हमारे जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करता है, जैसे कि ये बॉडी में स्ट्रेस रिस्पांस को रेगुलेट करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को एनर्जी में कन्वर्ट करवाने में हेल्प करता है और इसके अलावा अगर हमारे जिस्म में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हो तो इसको सप्रेस करता है। अगर हमारी बॉडी में कार्टिसोल हार्मोन की कमी हो जाए तो फिर इम्यून सिस्टम में डिसऑर्डर आ सकता है, जिसके लिए फिर हमें मसनूई तौर पर बनाए हुए हार्मोन कार्टिसोल यानी प्रेडनिसोलोन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा अगर बॉडी में कार्टिसोल लेवल नॉर्मल हो तो नॉर्मल होने के बावजूद भी कुछ बीमारियों में डेल्टा कार्टिल प्रेडनिसोलोन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हम बात करें डेल्टा कार्टिल टैबलेट के इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमालात के बारे में, तो 1950s में जब इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर किया गया, इस मेडिसिन को डेवलप किया गया, तो शुरू में इस मेडिसिन को सिर्फ रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए ही इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया गया, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये मेडिसिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव हुई। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ नेगेटिव रिएक्शंस भी मिले। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल बढ़ता गया और बहुत सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। अब मैं एक एक बीमारी का नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि बहुत सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं बॉडी सिस्टम में डिसऑर्डर की बात करूंगा, जैसा कि डेल्टा कार्टिल प्रेडनिसोलोन का इस्तेमाल अस्थमेटिक अटैक्स में किया जाता है, एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा आर्थराइटिस यानी जिन पेशेंट्स को जोड़ों की तकलीफ होती है, हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिन पेशेंट्स को जोड़ों की तकलीफ रहती है उन पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में या ब्लड डिसऑर्डर्स में, जिन पेशेंट्स को बोन मैरो डिसऑर्डर हो और जिन पेशेंट्स को एंडोक्राइन प्रॉब्लम हो, जिन पेशेंट्स को आई डिसऑर्डर हो यानी आई डिजीज़, आंखों के कुछ मसाइल हों, या जिन पेशेंट्स को स्किन एलर्जीज़ हों, ऐसी स्किन एलर्जीज़ जो कि लंबे अरसे तक चलती हैं और उनको सिर्फ ट्रीट किया जा सकता है, उनको क्योर नहीं किया जा सकता, यानी उनको हमेशा के लिए उस बीमारी को ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो उन कंडीशंस में डेल्टा कार्टिल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिन पेशेंट्स को किडनी डिजीज़ हो, कैंसर हो या इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर हो, तो इन बीमारियों में भी डेल्टा कार्टिल का इस्तेमाल, प्रेडनिसोलोन का इस्तेमाल किया जाता है। अब डेल्टा कार्टिल प्रेडनिसोलोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना जरूरी है। जब आप इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ जाएंगे तो फिर आप हर चीज ही इस मेडिसिन के बारे में क्लियर हो जाएगी। तो प्रेडनिसोलोन डेल्टा कार्टिल इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है। जैसा कि इम्यून सिस्टम हमारा एक डिफेंस सिस्टम है, यानी हमारे जिस्म की आर्मी है, जो कि जब भी हमारे जिस्म पे बैक्टीरिया, वायरस या दूसरे पैथोजेंस का हम पे अटैक होता है, हमारी बॉडी पे हमला होता है, तो वायरसेस, बैक्टीरिया या पैथोजेंस के खिलाफ यह इम्यून सिस्टम लड़ता है, उस पे अटैक करता है और हमला होने से बचाता है। मगर कभी कभार इस तरह होता है कि इम्यून सिस्टम अंदर ही बगावत कर देता है और अपने ही जिस्म पे अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जिस्म में पैदा होने का खतरा होता है और इसको इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर कहते हैं। और डेल्टा कार्टिल प्रेडनिसोलोन के इस्तेमाल से इस इम्यून सिस्टम में डिसऑर्डर आने की वजह से बीमारी की प्रोग्रेशन यानी बीमारी के हमले की जो स्पीड होती है उसको कम किया जाता है, उसको दबाया जाता है, यानी कि उसकी प्रोग्रेशन को स्लो किया जाता है। अब हम बात करते हैं डेल्टा कार्टिल प्रेडनिसोलोन टैबलेट के डोजेज के बारे में। तो डेल्टा कार्टिल का डोज डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, पेशेंट को बीमारी क्या है यानी टाइप ऑफ डिजीज पे, और इसके अलावा सेवेरिटी ऑफ डिजीज पे यानी मर्ज की शिद्दत कितनी ज्यादा है, उसी हिसाब से ही इस टैबलेट का डोज एडजस्ट किया जाता है। और डेल्टा कार्टिल मुख्तलिफ पोटेंसीज में मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल 5 mg टैबलेट का किया जाता है। जनरली अगर हम बात करें डेल्टा कार्टिल टैबलेट के डोजेज के बारे में, तो एडल्ट्स में 5 mg से लेकर 60 mg तक इसका डोज एडजस्ट किया जाता है, जो कि डिवाइडेड डोज में इसको एडजस्ट किया जाता है। जैसा कि अगर एक पेशेंट को 60 mg एडवाइस की गई है तो 20 mg डेल्टा कार्टिल मॉर्निंग में, 20 mg इवनिंग में और 20 mg नाइट में इसका इस्तेमाल करवाया जाएगा, यानी इसको डिवाइडेड डोज में इस मेडिसिन को इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा पीड्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे बच्चे जो 12 साल से कम उम्र में हो, तो ऐसे बच्चों में डेल्टा कार्टिल टैबलेट का डोज 1 mg से 2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसका डोज एडजस्ट किया जाता है।
जाता है। और डेल्टा कार्टिल टेबलेट का डोज टेपर ऑफ भी किया जाता है, यानी इसका डोज कम किया जाता है। जैसा कि कोई अगर 60 mg ले रहा था, फिर इसको 50 mg किया जाता है, फिर 40 mg किया जाता है, यानी कि ग्रेजुअली इसका डोज डिक्रीज़ किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है ताकि जो एड्रेनल ग्लैंड्स हैं वो बॉडी में कार्टिसोल की एडजस्टमेंट कर सके, यानी उसको कार्टिसोल का जो लेवल है उसको रेगुलेट कर सके। अब हम बात करते हैं कि डेल्टा कार्टिल इसी किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, या अगर किया भी जाता है तो बहुत एहतियात से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डेल्टा कार्टिल टेबलेट का इस्तेमाल डायबिटीज़ में, यानी ऐसे अफराद जिनको शुगर का मर्ज़ है, तो ऐसे अफराद में इस टेबलेट का इस्तेमाल बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि डेल्टा कार्टिल प्रेडनिसोलोन का इस्तेमाल अगर लॉन्ग टाइम किया जाए या इसका हायर डोज इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये बॉडी में ब्लड शुगर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस के हों, उन पेशेंट्स की मजबूरी होती है क्योंकि उन पेशेंट्स को लंबे अरसे तक इस टेबलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, तो उस स्वेलिंग को कम करने के लिए, उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए उन पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म डेल्टा कार्टिल प्रेडनिसोलोन टेबलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन रोमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी में लॉन्ग टर्म इसका इस्तेमाल करने से ऑस्टियोपोरोसिस करता है, यानी कि ये हड्डियों में से कैल्शियम और विटामिन डी को डिक्रीज करता है, जिससे हड्डियां बिल्कुल खोखली हो जाती हैं। और अगर आपने कभी शहद का छत्ता देखा हो तो शहद के छत्ते की तरह खोखली हो जाती हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो हाइपरटेंसिव हैं, यानी जिन पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो ऐसे पेशेंट्स में प्रेडनिसोलोन टेबलेट के इस्तेमाल करने से ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है और ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है। इसके अलावा भी कुछ बीमारियां हैं जिनमें प्रेडनिसोलोन डेल्टा कार्टिल टेबलेट का इस्तेमाल या तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता, या इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में डेल्टा कार्टिल टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है या नहीं। तो प्रेगनेंसी में डेल्टा कार्टिल टेबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि प्रेडनिसोलोन प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड है। ये टेट्रोजेनिक इफेक्ट्स काज करती है, यानी कि बच्चे में बर्थ डिफेक्ट करती है, जिसमें क्लेफ्ट पैलेट सबसे ज़्यादा है। अगर इसका प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स में इसका इस्तेमाल किया जाए तो बच्चे का होंठ या तालू कटे होने का खदशा हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में इसका अगर कंटिन्यू इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये प्री टर्म डिलीवरी कर सकती है, यानी वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश हो सकती है। इसके अलावा इसका लॉन्ग टर्म का इस्तेमाल लो बर्थ वेट, यानी कि एक बच्चे का पैदाइश के वक्त नॉर्मल वजन कम से कम 2.5 kg यानी 2.5 किलो से ज़्यादा होना चाहिए। प्रेडनिसोलोन टेबलेट के इस्तेमाल से इस बात का भी खतरा होता है कि लो बर्थ वेट हो सकता है बेबी का, यानी लेस देन 2.5 kg से कम हो सकता है। अब हम बात करते हैं डेल्टा कार्टिल टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो डेल्टा कार्टिल टेबलेट के मुसलसल इस्तेमाल करने से ये वेट गेन करवाता है, यानी कि ये बॉडी में वेट को इंक्रीज़ कर देता है। इसके अलावा डेल्टा कार्टिल टेबलेट के इस्तेमाल से इंसोम्निया होता है, यानी कि ऐसे पेशेंट्स जो डेल्टा कार्टिल टेबलेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उन पेशेंट्स में नींद का बहुत ज़्यादा मसला होना शुरू हो जाता है, उन पेशेंट्स को नींद नहीं आती। इसके अलावा उनके जिस्म में बहुत ज़्यादा फटीग होती है, यानी बहुत ज़्यादा थकावट होना शुरू हो जाती है, और हर वक्त जिस्म उनका टूटता रहता है, थकावट का शिकार रहता है। इसके अलावा वो रेस्टलेस रह सकते हैं, यानी उन पेशेंट्स में बेचैनी बहुत ज़्यादा हो सकती है, उन पेशेंट्स को पसीना बहुत ज़्यादा आ सकता है। इसके अलावा उन पेशेंट्स को मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। उन पेशेंट्स में चिड़चिड़ापन दिन ब दिन ज़्यादा होता जाता है। इसके अलावा डेल्टा कार्टिल का लॉन्ग टर्म यूज़, इसका लंबे अरसे तक इस्तेमाल स्टमक अपसेट करता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन करता है और अल्सर भी कॉज कर सकता है। इसलिए ज़्यादातर पेशेंट्स में डेल्टा कार्टिल इंटेरिक कोटेड फॉर्म में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, ताकि जो अफराद लंबे अरसे तक इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं उन्हें मैदे की तकलीफ़ ना हो, उन्हें मैदे का अल्सर ना हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।